हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत और आप सभी कैसे हैं। ओके, चलो सभी बढ़िया है। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH। मींस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का कंप्लीट पार्ट हटा दिया जाएगा। इससे पहले हमने क्या किया था? हम कार्बोक्सिलिक में से रिमूव क्या करते थे? पहले ओनली H पॉजिटिव कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव रिमूव कर सकता है। ये फर्स्ट रिएक्शन हमारी थी। लास्ट लेक्चर में हमने इसको कवर किया। एंड सेकंड, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि कार्बोक्सिलिक में से हम OH ग्रुप को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट C पॉजिटिव। मींस काफी सारे डेरिवेटिव हमने इसके वहां पे बनाए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH। कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं और COOH ग्रुप को यहाँ पे कंप्लीट हम खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, केवल H निकला, यहाँ पे OH निकला। आज हम क्या करेंगे? कंप्लीट COOH को रिमूव कर देंगे या उस ग्रुप को खत्म कर देंगे। ओके, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर उस लेक्चर को देखें, तभी आप आगे बढ़े, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए बात करते हैं COOH, कैसे इस ग्रुप को कंप्लीट को खत्म किया जा सकता है। देखिए, आपने किया फर्स्ट रिडक्शन। क्या किया है आपने? रिडक्शन। अब रिडक्शन किसकी हेल्प से हो सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपने यहां पे ले लिया है CH3COOH एसिटिक एसिड। रिडक्शन करवा रहे हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम इस पे काफी डिस्कशन कर चुके हैं। या फिर आप B2H6 की हेल्प से भी रिडक्शन करवा सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। यहां पे ये कंप्लीट ग्रुप खत्म होके आपका बन जाता है एल्कोहल। ओके, तो ये हुआ हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन की हेल्प से आप कार्बोक्सिलिक से क्या बना सकते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल से आप क्या बनाते हैं? पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फिर क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक। अब हमने क्या किया है? रिडक्शन किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम इससे आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या कोई और रिएक्शन है जिसमें COOH ग्रुप को हटाया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर कार्बोक्सिलेशन, यहां पे आपका एक कार्बन कम हो जाता है। कन्वर्जन पढ़ेंगे तब आपके नंबर ऑफ कार्बन आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तब आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने यहां पे लिया कार्बोक्सिलिक, कोई भी ले सकते हो आप। आपने इसको NaOH से रिएक्ट करवाया और ये बन गया CH3COONA और बाहर क्या निकला? H2O। हालांकि रिएक्शन लिखने को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब क्या हुआ? ये जो सॉल्ट है CH3COONA, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडा लाइम से। अब ये सोडा लाइम क्या है? NaOH अब मैं आपको बता देता हूं, ये डाला जाता है 3:1 में। कभी कभार रेशो भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब CaO का क्या रोल है? देखिए, यहां पे वाटर रिलीज हो रहा है रिएक्शन के दौरान, तो अगर वाटर NaOH को मिल गया तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसकी हैंडलिंग के लिए CaO को डाला गया है। ओके, तो CaO हैंडलिंग करता है NaOH की। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूं जिससे आप रिएक्शन को याद रख पाएंगे।
Na2COO CO3 बाहर निकल गया, Na2CO3 बाहर चला जाता है। बचा क्या, ये जो H बचा ये यहाँ पे आ जाता है, मीन्स आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप खत्म हो गया है। इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि यहां से Na2CO3 ऐसे बाहर चला गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। रिएक्शन में क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इस रिएक्शन के अंदर यहां पे आपका होता है पहले बनता है आपका ये सोडियम एसीटेट, सॉल्ट बनता है, और फिर क्या होता है इसमें से आपका CO2 रिलीज होता है। यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पे आपका NaOH है, CaO है, यहां से CO2 रिमूव होता है, और यहां पे आपका बचता है कार्बो एनायन CH3 नेगेटिव। अब कोई बड़ा ग्रुप भी हो सकता था यहाँ पे, है ना, हम CH3 को यहाँ पे हटा के कोई R भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो CO2 यहां से रिलीज होती है, बाद में वो NaOH से रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेती है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, वो बेसिक इन नेचर है। एक्चुअल फंडा तो ये है। अब क्या है, हमें एक चीज और यहां पे समझने की जरूरत है, वो क्या है, ये जो एनायन आया है, अब रिएक्शन की स्पीड कब ज्यादा रहेगी कब कम रहेगी। देखिए केवल रिएक्शन को लिखना काफी नहीं है, बोर्ड लेवल पे चल जाएगा, आप रिएक्शन लिख के आए आपकी बात बन गई, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे रिएक्टिविटी पे प्रॉब्लम आती है, किसका, डीकार्बोक्सिलेशन जल्दी होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे कैसा ग्रुप होना चाहिए, डोनेटिंग या विड्रॉइंग। देन हम पहले देखते हैं, नेगेटिव चार्ज है, डेंसिटी ज्यादा है, अगर आप उसको डेंसिटी और दे रहे हो अनस्टेबल कर रहे हो। अब कुछ बच्चे सोचते हैं अनस्टेबल क्यों कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए आपके ऊपर 20 kg वेट रख रखा है, आप अनस्टेबल है, 20 kg चलो फिर भी आपने उठा लिया, अब कोई और आया और वो बोल रहा है कि मैं 20 kg और रखूंगा, क्या आप 40 kg उठा पाएंगे, है ना। कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे यस सर क्यों नहीं, चलो मान लेते हैं उनके ऊपर 100 kg रख दिया, अब 100 kg रख दिया गया, क्या आप उसको होल्ड कर पाएंगे, क्या उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज है तो डोनेटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसकी अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसीलिए हम एक काम करते हैं, यहां पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, लाइक CCl3COOH, और इसी के रिस्पेक्ट में हमने ये ले लिया CH3COOH, और हमसे पूछा गया रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, ये ग्रुप -I दिखाता है, ये ग्रुप +I दिखाता है, इसीलिए यहाँ पे CO2 इजिली रिलीज होगी, यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, इसकी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी और इसकी रिएक्शन की रेट कम होगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट एक रिएक्शन और बचती है जिसमें हम क्या करेंगे, COOH ग्रुप को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। अब ये क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। वैसे ये रिएक्शन हमारी 11th में अच्छे से आई थी विद मैकेनिज्म, ओके। तो ये क्या है, ये है कोल्बे। अरे सर 12th ही याद नहीं रह पाती है, कहां पे 11th की बात कर रहे हो, और 11th में तो हमने पढ़ाई ही नहीं की, 12th में वैसे नहीं हुई लॉकडाउन की वजह से। चलिए देखिए टाइम को यूटिलाइज कीजिए, और अच्छे से अगर यूटिलाइज करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो चीजें 11th में यूज हुई है वो यहाँ पे कवर करवा दी जाए, लगभग चीजें मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूं, ओके। तो आपको घबराना नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हुआ है, देखिए CH3COONA CH3COONA हमने सॉल्ट लिया है, पहले कार्बोक्सिलिक ही था, उसकी NaOH से रिएक्शन करवा के हमने ये सॉल्ट बना लिया है। अब
देखिए ये एल्कीन बनाने का काम भी करता है, ये एल्कीन बनाने का काम भी करता है, और ये एल्काइन बनाने का भी काम करता है। इसीलिए ये 11th में आया था, क्योंकि आपका चैप्टर था एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले मैं आपको रफली आइडिया दूंगा, क्योंकि दो तरह के बच्चे मैं मानता हूं। एक तो वो हैं जो केवल मगअप करते हैं, क्रैम करते हैं और लिख देते हैं। एक वो हैं जो समझते हैं। तो पहले मैं उनके लिए बता रहा हूं, जो बच्चे मगअप करते हैं, क्रैम कर लेते हैं और काम चल जाता है बोर्ड लेवल पे। आपने इसके अंदर क्या लिया है, वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। तो आपका ये सॉल्ट था और आपने इसमें वाटर डाला और इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। वाटर में क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। 2 यूनिट वाटर के लिए है, 2 ही यूनिट इसके लिए है। तो रफली जिसको समझना है वो कैसे समझेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसको लेके चला गया, नेगेटिव को। कब, तब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। इस मेथड में हमें ये क्लियर नहीं होता कि कैसे हुआ, वो तो तभी होगा तब मैकेनिज्म पे बात होगी। तो यहां से NaOH निकल गया, ये तो सिर्फ ट्रिक लगा लो आप। ये यहां से H2 निकल गया। वैसे तो H पॉजिटिव कभी नहीं मिलेंगे, बट समझने के लिए, फिर बोल रहा हूं केवल समझने के लिए, और ये अपनी है ना खुद की ट्रिक होती है। आप भी बना सकते हैं, किसी बुक वगैरह में नहीं दिए। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है ना, सही नहीं है, इसीलिए। ये तो सिर्फ याद रखने के लिए है, एग्जाम में आप ऐसे एरो करके भी नहीं दिखाएंगे। यहां से CO2 निकल गया, 2 मॉलिक्यूल यहां से CO2 निकले हैं, 2 ही मॉलिक्यूल यहां से NaOH निकले हैं। तो यहां से CO2 और CO2 के 2 मॉलिक्यूल। एंड अब बचा क्या, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये यहां से टूटा। CH3 बेचारा क्या करे, दूसरे वाले CH3 के साथ मिलकर इथेन बन गया। चलिए, तो ये हमारा एल्कीन बना, ठीक है। अब इसी से एल्कीन भी बनाया जा सकता है। वो कैसे, वो देखिए ऐसे, CH2 CH2 Na, रिएक्शन का मेथड सेम रहेगा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है। कुछ कुछ बच्चों को ये काफी अच्छा लगता है, जो मगअप करते हैं कि मजा आ गया, ठीक है। कब, तब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, NaOH निकला, H2 निकला, CO2 निकला, और यहाँ पे एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, तब ये टूटा तो आपस में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया इनके पीछे। तो आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन भी हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या एल्काइन भी बनाया जा सकता है। यस, अब आप समझ गए होंगे, क्या पता पहले से डबल बॉन्ड हो। अगर पहले से डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, फिर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो फिर यहां पे आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए, एल्कीन बनेगा तो दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, एल्कीन बनेगा तो सिंगल बॉन्ड है, और एल्काइन बनेगा तो डबल बॉन्ड है। अब मैं बात करता हूं इसके मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म क्या है, कैसे हुआ है, कैसे हमें ये मिला है, तो वो मैं आपको अब क्लियर करता हूं। चलिए, मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म को अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है तो 3rd चैप्टर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा। एनोड ऑलवेज ऑक्सीडाइज, कैथोड ऑलवेज रिड्यूस। तो एनोड की ही बात कर लेते हैं। एनोड के पास कौन जाएगा, एनायन जाएंगे। याद रखना, ए से स्टार्ट होता है एनोड, और उसके पास एनायन ही आते हैं। अब एनायन क्या क्या थे यहाँ पे, एक तो हमारा ये था CH3 COO नेगेटिव, एंड और क्या था हमारा OH नेगेटिव। अब ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन दे दूं, ये भी चाहता है, क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन होना है, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन जल्दी ये देता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे देता है, और यहाँ पे 2 यूनिट हैं, याद रखना, एक नहीं 2 यूनिट है। तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस O ने, पहले तो ये स्टेबल था, स्टेबल क्यों था, 2 4 6, एक इसका इलेक्ट्रॉन खुद का था और एक बाहर से दे रखा था, 8 थे। बट जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, 2 है तो 2 दिए, ये हो गया अनस्टेबल। अब यहाँ पे 2 4 6 7 बचे, यहाँ पे स्टेबल था, यहाँ पे अनस्टेबल है। अब ये क्या करता है, इसको मैं यहां बना लेता हूं,
कार्बन से डिमांड करता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कार्बन डिनाई कर देता है, क्यों? वो 4 बॉन्ड बना चुका है। फिर ऑक्सीजन कार्बन को बोलता है कि मुझे नहीं पता, आप किसी बॉन्ड को ब्रेक कर दो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन बोलता है चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि आपकी नेगेटिविटी ज्यादा है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक हुआ और इसके साथ बॉन्ड बन गया, मींस यहां से CO2 निकल गई और CH3 पे फ्री रेडिकल आ गया, बट 2 थे तो 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकले और 2 ही मॉलिक्यूल CH3 फ्री रेडिकल के बने और ये फ्री रेडिकल के मिलके इथेन बन गया। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब कैथोड पे क्या हुआ? भाई कैथोड पे आएंगे कैटायन। कैटायन कौन कौन से हैं? Na+ एंड H+। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, बट पहले कौन लेगा, पहले रिड्यूस कौन होगा, वो आपको 3rd चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मींस ये डिस्चार्ज जल्दी होता है, तो ये डिस्चार्ज होके इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लेके कितने 2 और ये भी 2 है, H2 बन गया। ये नहीं ले पाया क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकती है। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन देता कौन है जल्दी? सोडियम। लेगा कौन फिर? हाइड्रोजन। जो देता नहीं है उसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। बचा क्या? Na+OH-। तो Na+OH- ने मिलके क्या बनाया? NaOH। अब देखिए प्रोडक्ट, NaOH आ गया, H2 आ गया, CO2 आ गया एंड इथेन आपका आ गया है। इथेन भी हो सकता है, इथाइन भी हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ये था रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप की यहाँ पे बात हो गई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो कार्बन का पार्ट है हम उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक की बात ही नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका कार्बन का पार्ट है हम उसके ऊपर यहाँ पे इस पे हम अटैक करने वाले हैं। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे जो अटैक होने वाला है वो होने वाला है CH2 के ऊपर, कार्बोक्सिलिक का रोल नहीं रहेगा। रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं HVZ, हेल-वुलहॉर्स्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन आ सकती है एग्जाम में, बाय नेम रिएक्शन आ सकती है। होता क्या है इस रिएक्शन में? R CH2 COH। जो बच्चे केमिस्ट्री को कम समझ पाते हैं मैं उनका भी ध्यान रखता हूं और उनके लिए भी रिएक्शन को मैं जरूर बताता हूं, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल पे और एक अच्छे लेवल पे चलते हैं उनके लिए भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिया? रेड फॉस्फोरस एंड Br2, जो कि रिएक्शन के दौरान PbR3 बना सकता है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप में हम लेंगे H2O। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यहां से एक H निकालो और Br यहाँ पे लगा दो, आपकी बात बन जाएगी। मींस आपका प्रोडक्ट जो आना था वो बन गया। कन्वर्जन में ये रिएक्शन काम आती है। तो कार्बोक्सिलिक का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अटैक हुआ कहां पे? अल्फा कार्बन। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए था। अब ये हुआ कैसे है तो इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म जो रहेगा वो अटपटा रहेगा, है ना। बाकी समझने पे आएंगे तो समझ पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिज्म में क्या है, कैसे हम इस मैकेनिज्म को क्लियर कर पाएंगे। RCH2COH, आपने क्या लिया है? PbR3। ओके, स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना लेता हूं, डबल बॉन्ड OH PbR3। तो यहां पे क्या करेंगे? OH को रिप्लेस कर देंगे, किस चीज से रिप्लेस कर देंगे? Br से। ओके, तो यहां पे क्या होगा? आपका OH रिप्लेस हो जाएगा
ब्रोमीन से, और आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा R CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे क्या होगा, Br लगेगा। सर आप तो बोल रहे थे कार्बोक्सिलिक का कुछ नहीं होने वाला है, फाइनली प्रोडक्ट का कुछ नहीं होने वाला है। रिएक्शन के मैकेनिज्म में तो बहुत कुछ होता है, बट फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक पार्ट आपको मिलेगा। चलिए अब क्या हुआ, देखिए आगे की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है, R CH2 C डबल बॉन्ड O Br, ये ग्रुप कीटो ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन है। ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, ये आपको 11th में कवर होता है। टॉटोमेरिज्म में ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन इधर आ जाती है। देन क्या बनता है यहाँ पे, R CH, ये बॉन्ड इधर आया तो डबल बॉन्ड C, और इधर OH बन गया और यहाँ पे लग गया Br। चलिए अब क्या हुआ, जो ब्रोमीन था, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लिया था हमने, इस बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन को लिया इधर और फिर क्या किया, ब्रोमीन को दे दिया। चलिए ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया, R CH पे लग गया Br, और ये बॉन्ड टूटने की वजह से C पे पॉजिटिव आ गया और इधर है OH और ये है Br। चलिए भाई अब क्या हुआ, यहां पे कार्बन डेफिशिएंट हो गया, कार्बन ने ऑक्सीजन से डिमांड की कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो और हाइड्रोजन को निकाल दो। ठीक है, इसने बैक बॉन्डिंग की और H को यहां से निकाल दिया, H पॉजिटिव को यहां से निकाल दिया, और ये जो H पॉजिटिव निकलेगा ये Br माइनस भी तो था वहां पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था ना, बॉन्ड इधर की तरफ टूटा है, HBr निकल गया। अब क्या हुआ, यहां पे फिर से बन गया डबल बॉन्ड। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये R, ये CH, इस पे ये है Br, और यहां पे C डबल बॉन्ड O और ये है Br। ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब हमारा काम सिर्फ Br को हटाना है, बाकी सब सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक बात देखी होगी, मैंने लिया था रेड फॉस्फोरस विद Br2 और सेकंड स्टेप में मैंने H2O लिया था। अब H2O का रोल आता है, देखिए ये पोलराइज तो करता ही करता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव तो आता ही आता है, क्योंकि कार्बोनाइल आप पढ़ चुके हैं, तो ये कार्बोनाइल का ही नेचर यहां पे दिखा रहा है। तो वोटर ने क्या किया, अपना लोन पेयर उठा के कार्बन को डोनेट कर दिया। जैसे ही इसने डोनेट किया यहां पे, तो आपका यहां से क्या बना, मैं इधर लिख देता हूं, R CH, इस पे आ गया है Br, और C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लग गया क्या, हाँ एक चीज और, यहां पे जैसे ही इसको डोनेट करेगा ना, तो ये वाला पार्ट यहां से इजीली रिमूव हो सकता है, क्योंकि ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन मुझे मिले और मैं यहां से निकल जाऊं। यहां पे लग गया आपका OH पॉजिटिव, पॉजिटिव आया O के ऊपर, क्योंकि O के यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए। अब ऐसा हो नहीं सकता कि ऑक्सीजन पॉजिटिव रखे, तो फाइनली वो क्या करता है, यहां से एक बॉन्ड को ले लेता है H वाले को, और H पॉजिटिव को बाहर निकाल देता है। बचा क्या, R CH के साथ Br एंड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लगा, OH। ये हमारा हो गया है कार्बोक्सिलिक पार्ट, जो था वो आ गया है, और जो उसके साइड में कार्बन था, अल्फा कार्बन था, उसके ऊपर हेलोजन अटैच हो गया है। ओके, आपको दिख रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका मैकेनिज्म था, कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे Br लगा, Br लगने के बाद टॉटोमेरिज्म हुआ, इसका H उधर, ये डबल, फिर इसने Br2 पे अटैक किया, Br को ले लिया। Br को लेने के बाद C पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे H निकाल के यहाँ इसने डबल बॉन्ड बना लिया, फिर C पे पॉजिटिव था तो ये इसने डोनेट किया, जैसे ही डोनेट किया वहां से Br निकल गया, और Br निकलने की वजह से अब ये H2O मॉलिक्यूल बच गया था, बट O पे पॉजिटिव होने की वजह से O ने क्या किया, H पॉजिटिव को निकाल दिया, एंड फाइनली आपका यहाँ पे अल्फा कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन लग गया है। इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म समझ नहीं आया तो 1% चलता है, बट रिएक्शन याद जरूर रखें, और रिएक्शन याद रखने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन और बचती है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अटैक कहां नहीं होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक पे नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पे हो सकता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो बचती है वो क्या है, रिंग सब्स्टिट्यूशन। चलिए रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये देखिए, ये आपकी रिंग है। इस केस में क्या हुआ है, ये याद रखना है, ये जो ग्रुप है ना, ये है विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, कंसंट्रेटेड HNO3, नाइट्रेशन करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। आपने देखा नाइट्रो ग्रुप लगा बट मेटा पे लगा, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। हेलोजिनेशन करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे, मेटा पे ही लगेगा, ऑर्थो पैरा पे नहीं लगेगा। एंड लास्ट फ्रीडलक्राफ्ट, 4 ही रिएक्शन थी हमारी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन इजीली हो जाएंगे, मेटा पे होंगे, बट फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाई जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रीडलक्राफ्ट में यूज करते हैं AlCl3। क्या यूज करते हैं, AlCl3। और ये AlCl3 क्या करता है, यहां पे अटैक करता है, और क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, एंड आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। ओके, थैंक यू।